हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में। मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता क्या है और साथ ही साथ हम इसके अंदर दो पॉइंट्स पढ़ेंगे, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। क्योंकि माइक्रो इन्वायरमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। सबसे पहले जान लेते हैं किस तरीके का इन्वायरमेंट होता है। कुछ यानी कि जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे बिजनेस के आसपास कुछ ऐसे अनकंट्रोलेबल फोर्सेस या फैक्टर्स होते हैं जिस पे किसी बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये फैक्टर क्या करते हैं, बिजनेस के पास अपॉर्चुनिटी या थ्रेट के रूप में आते हैं। ठीक है, इसलिए हर एक बिजनेसमैन को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को इन इन्वायरमेंट पे, इन इन्वायरमेंटल फैक्टर को अच्छे से क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। इन इन्वायरमेंटल फैक्टर के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी वगैरह को बनानी पड़ती है। तो ध्यान से और अच्छे से पढ़ लेते हैं एक्चुअल में होता क्या है। मार्केटिंग सिस्टम ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन is influenced by a large number of uncontrollable factor that surround the company। यानी कि हमारे बिजनेस के आसपास कुछ ऐसे फैक्टर है जिस पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, जो क्या कर सकते हैं, ये फैक्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो द मार्केटिंग सिस्टम ऑफ अ कंपनी मस्ट हैव टू ऑपरेट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द इन्वायरमेंटल फोर्सेस। यानी कि इसलिए जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग की जाएगी, जो भी ऑब्जेक्टिव बनाया जाएगा, जो भी गोल ऑर्गेनाइजेशन का सेट किया जाएगा, वो इन फैक्टर या फोर्सेस को ध्यान में रख के ही किया जाना चाहिए, ताकि इन इन्वायरमेंटल फोर्सेस का हमारे बिजनेस पे कोई बैड इम्पैक्ट ना पड़े और जो अपॉर्चुनिटी इन्वायरमेंट में हमारे पास अवेलेबल है उसको हम ग्रैब कर सकें। उसके बाद आता है फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग, a company marketing environment consists of the factor and forces outside marketing that affect marketing management ability to develop, maintain successful transaction with its टारगेट कस्टमर। यानी कि ये मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग इन्वायरमेंट के आसपास जो फैक्टर या फोर्सेस है जिन पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये हमारे टारगेट कस्टमर को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी हो सकता है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट जैसे हमने पढ़ा कि इसको हम और अच्छे से आगे पढ़ेंगे। माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट दो पार्ट में ही हमारे मार्केटिंग इन्वायरमेंट को डिवाइड किया हुआ है। माइक्रो इन्वायरमेंट ऐसे इन्वायरमेंट होते हैं जिसपे हमारा कंट्रोल होता है, लेकिन मैक्रो इन्वायरमेंट ऐसे होते हैं जिसपे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाना, हमारे कस्टमर की प्रेफरेंसेस में चेंज आ जाना, हमारा कॉम्पिटिटर का मार्केट में आ जाना, या फिर जो भी लॉज वगैरह है, जो रूल्स वगैरह है, या गवर्नमेंट का चेंज हो जाना, ये कुछ ऐसे फैक्टर है जो क्या करते हैं, बिजनेस को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं बिजनेस की सक्सेस को भी क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं, द रेलिवेंट इन्वायरमेंट टू अ कार टायर मैन्युफैक्चरर मे बी द कार मैन्युफैक्चरर एंड बायर, the tire manufacturing technology, the tax structure, import and export regulation, the distribution, dealer, competitor, etc. In addition to these, the company may have to consider its own capability in terms of its production। यानी कि हमने एक एग्जांपल लिया, कार टायर मैन्युफैक्चर एक ऐसी कंपनी है जो क्या करती है, कार के टायर को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। उसके कस्टमर कौन हो सकते हैं, या तो कार मैन्युफैक्चरर या फिर कोई एक सिंगल बायर जिसको कार टायर की नीड है। ठीक है, ये कस्टमर हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को क्या चीज़ इम्पैक्ट कर सकती है, क्या ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर है जो इस बिजनेस को, कार टायर मैन्युफैक्चर के बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। एक होता है टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाना, टायर मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी में चेंज आना, टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज आना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशंस में चेंज आ जाना, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स, कॉम्पिटिटर, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है। ये हमारे क्या है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट है जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग को किसी भी बिजनेस की। ठीक है, सो द इन्वायरमेंट बिकम इम्पोर्टेंट, द इन्वायरमेंट बिकम इम्पोर्टेंट ड्यू टू द फैक्ट दैट इट इज चेंजिंग एंड देयर इज अनसर्टेनिटी। मार्केटिंग इन्वायरमेंट को जानना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये क्या है, चेंजिंग है, ये सेम नहीं रहता। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाना, हमारे कॉम्पिटिटर का चेंज आ जाना, नए नए डीलर्स मार्केट में आ जाना। ठीक है, तो जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, अनसर्टेन है, कोई भी सर्टेनिटी यहाँ पे नहीं है। इसलिए हर एक बिजनेस को इसको ध्यान में रख के ही कोई भी पॉलिसी वगैरह बनानी चाहिए। सो देयर इज अ बोथ अ threat and opportunity in these changes. These environmental factor may be grouped as micro environment and macro environment. These factor may be classified in terms of internal and external factors also.
सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में। माइक्रो इन्वायरमेंट रेफर टू द कंपनी इमीडिएट इन्वायरमेंट। दे इंक्लूड द कंपनीज ओन कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड सर्व द कंज्यूमर नीड, द डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, द कॉम्पिटिटर एंड द कस्टमर। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट कुछ ऐसे इन्वायरमेंट होते हैं जो हमारे बिजनेस को डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं, बहुत ही इमीडिएट तरीके से, बहुत ही जल्दी तरीके से, जिसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में पड़ता है। जैसे कि कंपनी की खुद की कैपेबिलिटीज जो है उसमें चेंज आ जाना, कैपेबिलिटी ऑफ टू प्रोड्यूस, यानी कि कंपनी की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में चेंज आ जाना, या फिर कस्टमर की नीड्स वगैरह में चेंज आ जाना, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कॉम्पिटिटर्स या कस्टमर, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली या इमीडिएटली हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। ये आता है हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट की, मैक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लार्जर सोसाइटल फोर्सेस। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। माइक्रो इन्वायरमेंट एक पूरे सोसाइटी के लेवल पे जो है इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। माइक्रो इन्वायरमेंट से क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या होता है, पूरी उस इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ता है, उस पर्टिकुलर बिजनेस पे या पूरे इन्वायरमेंट पे या पूरी सोसाइटी पे इन चीज़ों का क्या है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके अंदर क्या चीज़ें आती है, डेमोग्राफी, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फोर्सेस, ये सारी चीज़ें जो है हमारी मैक्रो इन्वायरमेंट में आती है। तो एक एक करके इन दोनों पॉइंट को और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में। माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द मार्केटिंग डिसीजन ऑफ अ कंपनी आर, कौन कौन से माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो हमारे मार्केटिंग के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी कंपनी के। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल इन्वायरमेंट, सप्लायर, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज, कॉम्पिटिटर्स और कंज्यूमर। इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटीज इन्फ्लुएंस इट्स मार्केटिंग डिसीजन टू अ लार्जर extent. For instance, while deciding about the sale produce, the additional quantities or not. If the existing facility are not enough and expansion to plant and machinery is साइड, इट इज़ नेसेसरी टू थिंक अबाउट फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। सपोज करो यहाँ पे क्या कहा गया है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल इन्वायरमेंट किस तरीके का है, अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं, क्या हम कैपेबल हैं किसी भी तरीके के चेंजेस को करने के लिए, क्या क्या चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस के बारे में ध्यान में रखते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर किसी को अपनी सेल प्रोडक्शन पे बढ़ाना है, ठीक है, अपनी जो सेल जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा रही है, अगर उस क्वांटिटी को बढ़ाना है, यानी कि सेल को अगर बढ़ाना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ये देखना पड़ेगा क्या उसके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ है कि वो नई मशीनरी वगैरह लगा सके, नए प्लांट को लगा सके। अगर उसके पास जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल है वो इनफ नहीं है, ठीक है, उसका यूज़ करके वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं उसको अपनी सेल बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए नया सेटअप बनाना पड़ेगा। नए सेटअप बनाने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये देखा जाता है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल इन्वायरमेंट किस तरीके से है। यू मे हैव अ रिस्पॉन्स research and development department to develop a new product, so also the production department may have its own facility for producing the new product. It is also necessary to consider how non marketing department in the organization cooperate with the मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इसमें क्या कहा गया है कि किस तरीके से हमारा नॉन मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट कर सकता है। नॉन मार्केटिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया, या फिर प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट हो गया। ये सारी चीज़ें किस तरीके से कोऑपरेट करेगी हमारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। द टॉप मैनेजमेंट may not agree with the view of the marketing department on the marketing strategy or their implementation. Besides, the marketing department must work in close cooperation with the other department, especially the quality control and production डिपार्टमेंट। तो क्या कहा गया है कि यहाँ पे हमें अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन बनाना है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ को देखना है कि वो काम करने के लिए तैयार है या नहीं है। ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल इन्वायरमेंट। उसके बाद आता है जो सेकंड माइक्रो इन्वायरमेंट है, वो है सप्लायर। सप्लायर कौन होता है, यानी कि जब हमें प्रोडक्शन करनी होती है, तो प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल वगैरह होना चाहिए। तो रॉ मटेरियल हमें कितनी जल्दी और कितने टाइम पे और कितने
अच्छे तरीके से अवेलेबल हो जाता है वो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कम से कम कॉस्ट में हमें अच्छे से अच्छी क्वालिटी का जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल कितनी जल्दी हो रहा है। तो ये सेकंड माइक्रो इन्वायरमेंट है जो हमारे बिजनेस को इमीडिएट तरीके से इम्पैक्ट करता है। यानी कि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं हो रही होगी, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो हम कस्टमर को सामान अवेलेबल ही नहीं करवा पा रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं हमारा जो कस्टमर है हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स को जो है वो कंज्यूम करने स्टार्ट कर देगा। अगर एक बार हमारा कस्टमर हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो उसको वापस लेके आना अपने प्रोडक्ट पे। तो इसलिए हमें अपने जो प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल रखने होंगे। वो किस तरीके से हो पाएगा? अगर हमारे पास रॉ मटेरियल की सप्लाई टाइमली होगी, टाइमली प्रोडक्शन होगी। तो सप्लायर्स को देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज यू रिक्वायर अ वैरायटी ऑफ इनपुट। द इंडिविजुअल और फर्म हु सप्लाई सच इनपुट आर कॉल्ड सप्लायर्स। सक्सेस ऑफ द मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द स्मूथ एंड कंटिन्यूअस सप्लाई of input in required quantity or reasonable terms. Hence, supplier assume importance. The timely supply of specific quality and quantity makes the producer to keep up the delivery schedule and the quality of the final product. तो यही कहा गया है सप्लायर के बारे में कि सप्लायर वो होता है जिसे हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं ताकि हम उस रॉ मटेरियल का यूज़ करके प्रोडक्ट को बना सके। जब हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा तभी हम कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे रीजनेबल टर्म्स पे। सही क्वालिटी और क्वांटिटी में हमारे पास जो है वो सही टाइम पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। द डिपेंडेंस ऑन द सप्लायर इज नेचुरली मोर व्हेन द नंबर ऑफ सप्लायर इज मोर। During period of shortage, some supplier may not supply material on favorable terms. Each supplier may negotiate his own terms and condition depending upon the competitive position of his firm. Some supplier, for example, expect payment in advance and goods are supplied on the basis of a waiting list, whereas other may be ready to supply on a credit basis. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि किस तरीके से सप्लायर जो है हमें जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल कराता है। तो यहाँ पे देखा जाता है किस पीरियड में हम क्या करें, रॉ मटेरियल की डिमांड करें। अगर उस रॉ मटेरियल की डिमांड क्या है, शॉर्टेज है, ठीक है। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ शॉर्टेज सम सप्लायर में नॉट सप्लाई मटेरियल ऑन फेवरेबल टर्म। यानी कि शॉर्टेज है तो फेवरेबल टर्म पे हमें सप्लाई जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, यानी कि हो सकता है कॉस्ट ज़्यादा हमसे चार्ज कर ली जाए। अगर हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा आ गई तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगी। ये सही नहीं है। अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो कंज्यूमर उसको नहीं खरीदेगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि शॉर्टेज के टाइम पे जो भी कंडीशन होती है, जो मटेरियल होता है या फिर जो सप्लायर की टर्म्स और कंडीशन होती है वो फेवरेबल नहीं होती। कई बार क्या होता है उस समय हम क्या नहीं कर सकते, सप्लायर के साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी मर्जी से क्या करेगा, सामान देगा। उसके बाद आता है हमारा इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज का क्या मतलब हो गया? नॉर्मली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द प्रोड्यूसर टू सेल देयर गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। Producer use the services of a number of intermediary to move their product to the consumer, the dealer and distributor. In other words, the marketing intermediaries may or may not be willing to expand their corporations. These persons normally prefer well-established brand. Newcomers may find it extremely difficult to find a willing डीलर टू स्टॉक हिज गुड्स। तो इंटरमीडिएटरी कौन होते हैं? इंटरमीडिएटरी वो होते हैं जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में लिंक बनाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर से सामान लेते हैं और जब भी उस सामान की ज़रूरत होती है, जब भी इस प्रोडक्ट या सर्विसेज की नीड होती है तो कस्टमर को वो अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, तो इंटरमीडिएटरी के अच्छी रिलेशनशिप होना बिजनेस के साथ, कंज्यूमर के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जो भी बिजनेसमैन है, ठीक है, उसको एक अच्छा इंटरमीडिएटरी क्या होगा, चुनना चाहिए ताकि जो उसके साथ कोऑपरेट कर सके, उस बिजनेस के साथ क्या कर सके, कोऑपरेट कर सके। क्योंकि एक अच्छा डीलर ढूंढना, एक अच्छा इंटरमीडिएटरी ढूंढना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। ठीक है, from newcomers, they may demand favorable terms by way of discount, credit, etc., and the producer may find it difficult to satisfy them. There are also other intermediaries like transport organizations, warehousing agencies, etc., who assist in physical distribution. Their cost of services, accessibility, safe and fast delivery, etc., often influence the marketing activities. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि न्यू कमर्स, कोई भी मार्केट में नया आता है, अपने नए ब्रांड बनाता है, नए प्रोडक्ट को बनाता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एक अच्छा ट्रस्ट वर्दी इंटरमीडिएटरी को चुनना। क्योंकि अगर कोई न्यू कमर मार्केट में आता है, वो इंटरमीडिएटरी के थ्रू अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचाना चाहता है, तो इंटरमीडिएटरी चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले, ठीक है, क्रेडिट अवेलेबल हो। उसके बाद आता है हमारा नया कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स किस तरीके से जो है इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस को?
Competitor pose competition. Competitors' strategy also affect the marketing decision. Apart from competition on the price factor, there are other forms of competition like product differentiation. There are also competitor who use brand name, dealer network, or close substitute product as the focal point. Their advertisement may present several real और false attribute of their product. तो competitor कौन होता है? competitor बहुत ज़्यादा important होते हैं किसी भी business के लिए, क्योंकि competitor क्या करते हैं, किसी भी businessman को बहुत बुरी तरीके से impact करते हैं उसके business को. ठीक है, तो competitor क्या करते हैं, एक तरीके से competition pose करते हैं. competition not on the basis of price. ठीक है, सिर्फ प्राइस के बेसिस पे कंपटीशन नहीं होता कि अब मान लो मेरा 8 रुपये प्राइस है किसी प्रोडक्ट का, कोई और 10 में बेच रहा है, या मेरा 1000 है तो कोई 2000 में या फिर 500 में बेच रहा है. तो प्राइस के बेसिस पे क्या नहीं होता, कंपटीशन नहीं होता. और बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके बेसिस पे कंपटीशन किया जाता है. एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से की जा रही है, किस तरीके से कस्टमर को इन्फ्लुएंस किया जाता है, किस तरीके से प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाया जा रहा है ताकि जो है कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके. ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके थ्रू जो है कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, किसी भी बिजनेसमैन को इम्पैक्ट किया जा सकता है. If one advertise that his product has an imported technology, the other may say that he is already exporting his product. Competitor strategy sometimes may change an opportunity in the environment into a challenge. तो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट जो है वो बाकी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से डिफरेंट है. ठीक है, ताकि कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट माइक्रो इन्वायरमेंट है और लास्ट माइक्रो इन्वायरमेंट है वो है कस्टमर. देयर आर मैनी टाइप ऑफ कस्टमर. अ फर्म मे बी सेलिंग डायरेक्टली टू द अल्टीमेट यूजर, द रिसेलर, द इंडस्ट्री, द गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बायर्स. It may be selling to anyone or all of these customers. The population also contain the potential customers of the company product. It may not be easier to identify the person who are likely to become the customer of a company. The goodwill built up by a company sometimes influence the consumers to become the customer of a company. Company generally try to build good public relationship and create a favorable attitude among the peoples or group of पीपल. तो कस्टमर कौन होते हैं, कस्टमर वो होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी कंपनी के गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं. और जो भी कस्टमर होते हैं, हर एक कस्टमर की डिफरेंट चॉइसेस होती है, डिफरेंट टेस्ट होती है, प्रेफरेंसेस होते हैं. तो वो कस्टमर चूज करना जो उस कंपनी के प्रोडक्ट को क्या करेंगे, परचेज करेंगे. ठीक है, तो उनके साथ एक अच्छी गुड रिलेशनशिप बनाना, ठीक है, उनको अच्छे से अच्छी सर्विसेज देना बहुत ज़्यादा किसी बिजनेसमैन के लिए इम्पोर्टेंट होता है. ये थे हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट. माइक्रो इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो कॉम्पिटिटर्स है, जो इंटरमीडिएटरीज है, ठीक है, किस तरीके से किसी भी बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मार्केटिंग इन्वायरमेंट में मैक्रो इन्वायरमेंट. मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर दैट exert influence on an organization marketing system are physical environment, technological environment, political और legal environment, economic environment, demographic environment और social and cultural environment. इसमें आता है हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट. सबसे पहले फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, द अर्थ नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, फूड प्रोडक्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, and finite non-renewable resources, example oil, coal, minerals, etc. Weather conditions, land shapes, water resources are component of an environment which quite often change the level and type of resources available to a marketer for his production. तो कहीं ना कहीं फिजिकल इन्वायरमेंट भी क्या करता है, किसी भी बिजनेस को इम्पैक्ट करता है कि किस तरीके के जो भी गुड्स या सर्विसेज है वो रॉ मटेरियल वगैरह जो है वो प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है या नहीं है, या फिर उनकी शॉर्टेज तो नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया डज नॉट हैव इनफ पेट्रोलियम रिसोर्सेज एंड इम्पोर्ट पेट्रोल एंड अदर प्रोडक्ट. सपोज करो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बता रहे हैं फिजिकल रिसोर्सेज किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं किसी भी बिजनेस को, किसी भी मार्केटर को. यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया के पास इतना पेट्रोलियम रिसोर्सेज नहीं है. ये क्या करते हैं, पेट्रोल को और पेट्रोल से रिलेटेड अदर प्रोडक्ट्स को बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में इंपोर्ट करते हैं. तो गल्फ वार के टाइम क्या हुआ था कि जो सप्लाई थी पेट्रोल की उस पर इम्पैक्ट पड़ा था. सप्लाई ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द कंट्री, यानी कि जो भी पेट्रोल और डीजल की सप्लाई थी कंट्री में उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया, क्योंकि जो इंपोर्ट करते थे वो इंपोर्ट कम हो गया क्योंकि वार होने की वजह से. तो इससे क्या हुआ, दिस हैड लॉट ऑफ इम्प्लीकेशन फॉर द कंपनीज कंज्यूमिंग पेट्रोल प्रोडक्ट्स, यानी कि वो कंपनी पे उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज़ करते थे अपने प्रोडक्ट्स में. ठीक है,
शॉर्टेज होने की वजह से पहला तो ये हुआ कि उनकी कॉस्ट बढ़ गई, दूसरा उनकी अवेलेबिलिटी कम हो गई। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, फिजिकल रिसोर्सेज है, वो किसी भी बिजनेस के पास इजीली अवेलेबल होंगे, तभी वो क्या कर सकते हैं, अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो क्या होएगी, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होएगी, उनके बिजनेस पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो माइक्रो इन्वायरमेंट है, वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट किस तरीके से बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। टेक्नोलॉजी शेपिंग द डेस्टिनी ऑफ द पीपल। द रिवोल्यूशन इन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इन जनरल में मेक वन प्रोडक्ट आउट ऑफ द ट्यून विद द करंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, बहुत रैपिडली चेंज आ रहा है। ठीक है, जो नए प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं वो क्या है, उनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और पुराने प्रोडक्ट क्या होते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होती जाती है। तो हर समय हर टाइम क्या होता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, और जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती जाती है, पुरानी होती जाती है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नई नई टेक्नोलॉजी लाना, नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट को बनाना बहुत ज़्यादा किसी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि मान लो कोई एक मशीनरी लेके आया 6 महीने पहले, अब क्या हुआ, एक नई और टेक्नोलॉजी आ गई। नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से उस मशीन से बनने वाले प्रोडक्ट का अब कोई यूज़ नहीं करता, तो कहीं ना कहीं ये बुरी तरीके से इम्पैक्ट करेगा उस बिजनेस की प्रोडक्शन को, क्योंकि अब उस मशीन से बने हुए प्रोडक्ट का कोई यूज़ नहीं करता। नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नए प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में चेंज होना भी किसी बिजनेस को बहुत बुरी तरीके से क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। और मार्केटर को इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है। पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल चेंजेस ब्रिंग इन न्यू पॉलिसीज एंड लॉ रेलिवेंट टू इंडस्ट्री। पॉलिटिकल चेंजेस क्या होता है कि पॉलिटिकल में चेंजेस आने की वजह से नए लॉज, नई पॉलिसी हमारी इकोनॉमी में, हमारी इंडस्ट्री में आ जाती है। टैक्स लॉ, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, इनकम टैक्स एक्सेट्रा have direct bearing on the cost and price of the product and services marketed. So also the policies related to import and export, यानी कि जितने भी लॉज है वो क्या करते हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड ऑन होते हैं। अगर इनमें चेंज आए, इनमें अगर चेंज आने की वजह से क्या आएगा, प्रोडक्ट के प्राइस या सर्विसेज में भी चेंज आएगा। तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसी में भी चेंज आ रहा है। सिंस दिस फैक्टर अफेक्ट ऑल द यूनिट, दे आर कंसिडर्ड एज द फोर्स इन द मैक्रो इन्वायरमेंट। तो पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट भी क्या करते हैं, बहुत बुरी तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर। किस तरीके से ये डालते हैं, क्योंकि लॉज वगैरह चेंज होने की वजह से, रूल्स चेंज होने की वजह से, पॉलिसी वगैरह में चेंज आता है इनकी वजह से। उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है कि the state of economy measurable in terms of the gross national product and the per capita income, as well as the favorable and unfavorable positions of balance of trade determine the economic environment। यानी कि हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की वजह से, पर कैपिटा इनकम की वजह से, जीएनपी की वजह से ही हम अपनी इकोनॉमी की इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। Occurrence of war, famine, per capita income, as well as the favorable and unfavorable position of a country. For example, if monsoon is good, agriculture output will be more, and the people depend on agriculture get more income. This enable people to buy more consumer goods, thus the demand for consumer goods increases. Similarly, a bad monsoon will adversely affect the demand for fertilizer. तो इसमें किस तरीके से कहा गया है कि कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक का इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक एग्जांपल के तौर पे समझाया गया है कि मान लो मानसून का टाइम है, मानसून अगर सही है, ठीक है, मॉनसून अगर अच्छा है तो अगर एग्रीकल्चर क्या होगा, और अच्छा होगा। जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है उनकी इनकम क्या होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मिलेगी अगर मॉनसून अच्छा है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स लोग क्या करेंगे, परचेज कर पाएंगे। डिमांड जो थी कंज्यूमर गुड्स की वो इंक्रीज होगी। लेकिन अगर मॉनसून ख़राब है तो लोगों की जो इनकम है, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, वो इतनी ज़्यादा इनकम अर्न नहीं कर पाएंगे, और कंज्यूमर गुड्स भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, और हमारी इकोनॉमी की इनकम पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट क्या होता है, मार्केटर आर कीनली इंटरेस्टेड in the demographical characteristics such as the size of the population is demographical distribution, density, mobility trends, ages distribution, birth rate, death rate, religious composition, etc. Changing lifestyle habits and taste of the population have potential for the marketer to explore. When both the husband and wife go for job, the demand for gadgets that make housekeeping easier and seem semi cooked food product increases.
तो इसमें क्या कहा गया है, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जानना किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि ये भी क्या करता है, इम्पैक्ट करता है बिजनेस को किस तरीके से, कि किस एज ग्रुप के लिए, किस साइज के लिए, किस लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं, उस गुड्स को बना रहे हैं, रिलीजन क्या है, उनकी कास्ट क्या है, उनका इनकम क्या है, ठीक है, बर्थ रेट या दैट रेट क्या है उस कंट्री के अंदर, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं। जैसे कि पहले वुमेन्स क्या नहीं करती थी, अर्न नहीं करती थी, लेकिन अब वुमेन्स भी अर्न करने लग गई, तो इसलिए जो डिमांड्स है गैजेट्स की, हाउस होल्ड गैजेट्स की, वो क्या हो गई है, बढ़ चुकी है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है, वो है सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट क्या होता है, देयर आर कोर कल्चरल वैल्यूज विच आर फाउंड स्टेबल एंड डीप रूटेड एंड हैव चेंज वेरी लिटल। Even in a given culture, the entire population may not adopt the changes. There are different degrees with which people adopt them. Religious is also an important component of culture which has implications for the marketer. तो सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, जिस भी बिजनेस में, जिस भी कंट्री में हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं उस कंट्री का इन्वायरमेंट जानना होगा, कहीं ना कहीं हमें उस कंट्री के कल्चर के बारे में जानना होगा, उस सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम के बारे में, हैबिट के बारे में, ये सारी चीज़ें जाननी होगी, तभी हम उस कंट्री के अंदर क्या कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया, हिंदू वर्शिप द काउ एंड डू नॉट ईट बीफ, सो द प्रोडक्ट मेड आउट ऑफ बीफ मीट डू नॉट हैव डिमांड। Thus, the culture of the society influence the consumption pattern of a certain extent. Culture also pervades other human activities by determining their value and belief. तो यहाँ पे क्या कहा गया, हिंदू के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो हिंदू क्या करते हैं, काउस की वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, इसलिए वो क्या नहीं कर सकते, मांस नहीं खा सकते। तो इसलिए जो भी वीव से बने हुए प्रोडक्ट है, वो क्या कर रहे होंगे, उसकी डिमांड नहीं होगी, तो उससे बने हुए प्रोडक्ट हमारी कंट्री में सेल नहीं होंगे। तो इसलिए किसी भी कंट्री के अंदर एंटर करने से पहले, उस कंट्री में अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को ऑफर करने से पहले, उस कंट्री के कल्चर के बारे में जान लेना चाहिए। उसके बाद ये थे हमारे, यही था हमारा मार्केट इन्वायरमेंट। मार्केट इन्वायरमेंट में हमने जाना कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जो है बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, जो कि अनकंट्रोलेबल फोर्सेस और फैक्टर्स है, जिस पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर बिजनेसमैन सक्सेसफुल होना चाहता है किसी भी बिजनेस में, तो उसको इन इन्वायरमेंट को जानना ज़रूरी है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।